देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। नरेंद्र मोदी गद्दार हैं और कांग्रेस बच्चे पैदा करने पर जोर देती है, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा कहना है संयोजक जनसंघर्ष वाहिनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन भूपेंद्र रावत का। आपको बता दें कि आज भूपेंद्र रावत ने मीडिया के सामने पीओके को वापस लेने को बताया कि पीओके को वापस लेने को तो 1994 में तत्कालीन सरकार ने योजना तय कर ली थी, और तो और दिल्ली की सरकार दिल्ली वालों को मलमूत्र का पानी पिला रही है। इन सभी बातों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भूपेंद्र रावत ने निशाना साधा। और क्या कुछ कहा भूपेंद्र रावत ने मीडिया से, देखें ये रिपोर्ट। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि देश में जो अहम मुद्दे हैं, बहुत ज़रूरी मामले, किस तरीके से उन्हें किनारे करके कृत्रिम तरीके से मामलों को आगे बढ़ाया जाता है, एक। और दूसरा जिक्र करूंगा किस तरीके से हमारे देश में मीडिया से लेकर सेना के आला अधिकारी तक और हमारे देश में अदालत में बैठे जज भी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के मामले में शामिल है। पहला मैं जिक्र करूंगा आपसे, आप सब लोगों ने देखा होगा कि गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव के बीच में नवंबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, 22 नवंबर का, हमारे देश के उत्तरी कमांड के इंचार्ज मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऐलान करते हैं, चुनाव के बीच में ये ऐलान करते हैं कि हम पीओके को वापस लेने के लिए तैयार हैं। और यह ऐलान तब होता है जब दूसरे चरण में गुजरात के मतदाताओं को प्रभावित करना होता है। आपको बताता हूं, 1994 में हमारे देश की संसद में पीओके को वापस लेने का प्रावधान पारित हो चुका था, प्रस्ताव 1994। 26 जनवरी 2022 को मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी उत्तरी कमांड के इंचार्ज बन चुके थे। क्या कारण है कि उपेंद्र द्विवेदी चुनाव के बीच में इस प्रकार का बयान देते हैं? मैंने कहा यह फील्डिंग है भाजपा के पक्ष में चुनाव जिताने का। हमारे देश में 2 राज्यों का, गुजरात और हिमाचल का चुनाव होता है। चुनाव की गणना 8 दिसंबर को की जाती है, लेकिन चुनाव की तिथियों की जो ऐलान है हिमाचल का 15 अक्टूबर को और गुजरात के चुनाव का 3 नवंबर को होता है। और बड़ी रोचक बात है कि गुजरात जैसे राज्य के भी 2 चरणों में चुनाव होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ऐलान करते हैं 10 नवंबर को। क्या कहते हैं? हम एक देश और एक चुनाव के लिए तैयार हैं। यह भी जानबूझकर षड्यंत्र के तहत जो चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त एक अकेले गुजरात राज्य का चुनाव एक दिन में नहीं करा सकता हो, जो 2 राज्यों की गणना एक साथ कराने की ताकत रखता हो लेकिन ऐलान नहीं कर सकता हो, वो कैसे करेगा देश में एक राज्य एक चुनाव की बात? ये भाजपा के पक्ष में फील्डिंग का मामला है। मैं तीसरा जिक्र करता हूं, हमारे देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करके जो आर्थिक तबाही नरेंद्र मोदी ने लाया, दुनिया का कोई भी हमारा भारत का दुश्मन इतनी बड़ी बर्बादी नहीं ला सकता था। लेकिन देखिए आप, 8 ही नवंबर 2022 को दिल्ली की दूसरी निर्भया, उसके बलात्कारी, बर्बरता करने वाले, तेजाब से जला डालने वाले, उनको बाइज्जत बरी कर जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि उस आर्थिक तबाही की सुनामी से पूरे ध्यान को बदली कराने का षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट ने किया। और फिर मैं कृत्रिम मुद्दों की बात करता हूं। राजधानी दिल्ली में, यहां से शुरू करता हूं कैसे है। राजधानी दिल्ली का हौस खास मेट्रो स्टेशन 240 फीट जमीन के नीचे है, भूमिगत 240 फीट की गहराई पर है। वहां पर स्टेशन में लोग आते जाते शौच का उपयोग करते हैं। आलीशान स्टेशन बना हुआ है जमीन के नीचे। असली मुद्दा यह है, मैं सवाल से कर रहा हूं कि राजधानी दिल्ली की 50 लाख से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनी में आबादी रहती है। 50 लाख आबादी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में, जिनमें भूमिहीन और सबसे बड़े असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। राजधानी दिल्ली का मैं दावे से कह रहा हूं, असली मुद्दा क्या है? जिन अनाधिकृत कॉलोनी में पीने का पानी की आपूर्ति हो रही है, वहां विकास के नाम पर जो तोड़फोड़ की गई नालियां बनाने की, तो मलमूत्र का नाला, पाइप और पानी का पाइप एक साथ जुड़ करके पूरी अनाधिकृत कॉलोनी के लोग जहां जहां ये विकास कार्य कर रहे हैं, मलमूत्र युक्त पानी पी रहे हैं। एक मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं, ये जो मैं हौस खास के मेट्रो स्टेशन की गहराई की बात बता रहा हूं। राजधानी दिल्ली में आबाद गरीबों के घरों को सड़कें ऊंची करके, नालियां ऊंची करके कुओं में तब्दील कर दिया गया है। ये बड़ा मुद्दा था। बड़ा मुद्दा था कि मलमूत्र का पानी क्यों दिल्ली सरकार विवश कर रही है अनाधिकृत कॉलोनी के 50 लाख ज्यादा आबादी को पीने के लिए।
बड़ा मुद्दा था कि इस आधुनिक युग में जहां जमीन के नीचे 240 फीट से ज्यादा गहरी सुरंग में तब तमाम सुविधाएं हौस खास जैसे मेट्रो क्षेत्र हो सकती हो, तो जमीन के ऊपर बने हुए घरों को कुओं में तब्दील करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? असली मुद्दा यह था। लेकिन मुद्दा क्या हुआ कि नहीं साहब, एक पहाड़ है कहीं कूड़े का, उस ओर ध्यान देना रहेगा। मैं आपके माध्यम से पहले मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से देशवासियों सुनिए। 1962 में 80,000 सैनिक थे चीन के, और हमारे 10-12 हजार सैनिकों ने लाठी और डंडों से भी पीट कर भगाया था। आपको मैं बताना चाहता हूं, गलवान घाटी जहां अक्साई चीन, जहां बर्फ का इलाका शुरू होता वहां तक खड़ा था। हमारे सेना बहादुर है, इसके लिए कोई सवाल मैं खड़े नहीं कर रहा हूं। उपेंद्र द्विवेदी के सवाल इस पीओके को लेकर के 1971 की लड़ाई में हमारे देश की बहादुर सेना ने 83,000 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारियों को सिलेंडर कराया था, और पाकिस्तान ने 2 टुकड़े किए थे। यह वीरता का इतिहास हमारे सेना का है, और हमको यकीन है कि सरकार अगर आज पीओके को वापस लेना चाहती है तो ले सकती है हमारी बहादुर सेना, लेकिन ये भाषण से नहीं। इसके लिए हमारे सेना को आगे बढ़ना था। तब मैं सवाल कर रहा हूं कि सवाल हमारे देश की इस बहादुर सेना का 5 मई 2020 से गलवान घाटी में कब्जा करके बैठे चीनी सैनिक 6 जून 2020 को हमारी सेना का कमांडर उनसे बात करता है, और 15 जून को वही चीनी सैनिक हमारे 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डालते हैं और क्षेत्र को अधमरा कर देते हैं। तो यह बात सार्वजनिक होनी चाहिए कि सेना के कमांडर ने क्या बात की थी चीन के कमांडर के साथ कि उसके बाद उन्होंने हत्या कर दी। 3 जुलाई को 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री के साथ में वो क्या चर्चा की कि हमारे जवानों की हत्या के बाद भी चीनी सैनिक वहीं डटे रहे। क्या कारण है? 1962 में 80,000 सैनिकों को खदेड़ने वाली वह बहादुर 12,000 सैनिकों की जो विरासत है, वो चीन के सामने ढेर क्यों और पीओके के आगे पीओके को लेकर शेर क्यों? ये सवाल मैं कर रहा हूं, और इसलिए भी कर रहा हूं कि 5 मई 2020 से लेकर के गलवान घाटी में डटे 16 दौर की वार्ता होती है, भारत सरकार गिड़गिड़ाती है, पर हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो शेर बोलता है पीओके को वापस लेने के लिए मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तो सेना के आला अधिकारियों का हिम्मत क्यों नहीं पड़ा जब 15 जून को हमारे जवानों की हत्या के बाद और क्षेत्र के अधमरे होने के बाद उनकी लाश, उनके जो जख्म थे शरीर पर, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बोलता है न कोई गुस्सा है, न गुस्सा आया है, न हमारी सीमा पर कोई कब्जा है किसी का, और तब उपेंद्र द्विवेदी जैसे सेना के आला अधिकारी इनके मुंह पे टेप क्यों लग जाती है? ये बड़ा सवाल है। क्या देश के साथ गद्दारी करने वाले नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के शहीदों की शहादत का अपमान किया, झूठ बोल करके देश का गद्दारी की, क्षेत्र अधमरे जवानों के विषय में झूठ बोला, तो इस गद्दार के साथ क्या हमारे देश के आला अधिकारी भी मिलकर हैं क्या? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, भुखमरी के मामले में हमने अफ्रीकी देशों को पछाड़ दिया है, भुखमरी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे देश की 42 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है, और राजधानी दिल्ली के लोग मलमूत्र का पानी पी रहे हैं। और फिर हमारे देश में जो सबसे अहम सवाल हैं, मैं मानता हूं इस समय राहुल गांधी पार्टी से अलग हट करके देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अब मेरे मन में बड़ा सवाल है, क्या गुजरात का चुनाव इस प्रकार भाजपा के पक्ष में करने के लिए हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश की वह बेटी बिल्किस बानो, जिसके सामने उसकी मासूम 3.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके माँ और बाकी 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया, उसकी उनकी हत्या कर दी गई, और स्वयं बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया गया। और उसके बाद देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में दंगाई बलात्कारी हत्यारों को रिहा करके अगर गुजरात के लोगों ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, दंगाइयों को और बच्चों की हत्या करने वाले दंगाइयों को अगर उनकी रिहाई पर वोट दिया है, तो यह शर्म की बात है। मैं ये मानता हूं इसलिए क्योंकि यह कैसे संभव हो सकता है, लेकिन इसकी पटकथा लिखी गई थी, देश किस ओर भेजा जा रहा है। ये हमारे देश के, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज आर्थिक सुनामी, नोटबंदी से बचाने के लिए एक निर्भया के बलात्कारी और गैंग रेप और तेजाब से जलाने वालों को बरी करते हैं उसी तिथि पर। तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर? हम तो अरे भाई, हम तो बोल ही रहे हैं, हम बोल सकते हैं। कल
हम बोल भी सकते हैं, बोलते हैं। अगर आप सवाल करेंगे तो हमने बिल्किस बानो के पक्ष में निरंतर बोला। आप अगर सवाल करेंगे तो हमने निर्भया के बलात्कारियों, दंगाइयों, सॉरी, और उसको तेजाब से जलाने वालों के खिलाफ खूब बोला। किरण नेगी उसका नाम है। हमने तमाम मुद्दों पर, नोटबंदी पर हमने खूब बोला। देश के साथ गद्दारी करने वाले नरेंद्र मोदी ने जब कहा ना कोई घुसा न घुसाया है, न सीमा पे किसी का कब्जा है, हमने कहा यह देश का गद्दार और चीन का वफादार है। हमने जोर से बोला, हमने जोर से बोला। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। एक गांधी को बचाने के लिए सड़कों पर नंगे लेटते हैं, देश को बचाने के लिए कांग्रेसी नहीं आते हैं। नहीं, अब ये कांग्रेसियों से पूछना चाहिए आपको, कांग्रेसी कौन नंगा लेटा हुआ आपके पास होगा सबूत? मैंने कभी देखा नहीं कि कोई नंगा लेट रहा हो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, हमने तब भी कहा और अब भी कह रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूं उपेंद्र द्विवेदी मेजर जनरल के इस पीओके को वापस लेने की बात को लेकर, जुबान से नहीं आता है। सेना आगे बढ़कर पीओके को वापस ले। मैं सवाल कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री की एक नायिका ने सवाल किया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा बना दिया। 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री का खुद डर रहा है। 56 इंच का सीना अगर आप बताते हैं तो 16 दौर की वार्ता के बाद भी जो 56 सीना वाला गिड़गिड़ा करके चीन की सेना को वापस नहीं कर पाया, मैं बता दूं आपको, 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए राहुल गांधी की यात्रा निकलती है और 8 सितंबर को वही चीनी सैनिक जो 5 मई 2020 से कब्जा करके बैठे थे, वो वहां से भाग खड़े होते हैं। ये है, इसे सुनिए, इसको सुनो। इसको आप 56 इंच का सीना नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत जोड़ने जब राहुल निकले तो पता लग गया चीनियों को कि देश के गद्दारों की पोल खुलने वाली है, इसलिए चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। राहुल गांधी पैदल चलेंगे, चीनी सैनिक भाग जाएंगे। हाँ, देखिए, हाँ। हमने कहा आपके सामने है, देश के सेना के कमांडरों ने बात की, देश के विदेश हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बात की, तब भी तो वह नहीं गए। 16 दौर की बात था, वही 16 दौर की गिड़गिड़ा रही थी मोदी सरकार। अरे भाई, मैं क्या कर रहा हूं, राहुल गांधी का या मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने, अजीत डोभाल ने, सेना के कमांडरों ने चीन के साथ ये समझौता किया होगा। जिस दिन राहुल गांधी पैदल यात्रा निकालेगा भारत जोड़ो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके अगले दिन तो वहां से इलाका छोड़ देना, समझौता किया होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से कौन सा सवाल समझौता किया, वो पब्लिक के बीच में आना चाहिए। 6 जून को सेना के कमांडर ने चीनी सैनिकों के साथ क्या समझौता किया, जिसके बाद 15 जून को हमारे जवानों की हत्या कर दी गई, वो समझौता आना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने 20 जवानों की शहादत के बाद, 76 के अधमरा होने के बाद क्यों कहा कि, एक मिनट, क्यों कहा कि कोई गुस्सा नहीं? जी, अमित शाह ये कह रहा है कि 2005-2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लिया, उसका क्या हुआ? तो जो पैसा लिया वो इनके पास, देखिए जो आपने कहा, उसके लिए तमाम एजेंसियां हैं, उनके लिए तमाम एजेंसियां, वो एजेंसियां अपना काम करेंगी। उसके लिए सुनो, उसके लिए मैं तो वो नहीं हूँ। अरे भाई, हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री ने देश को 194 करोड़ रुपए दिया, तो उसके लिए वो कहते हैं कि ये तो विकिपीडिया पर ऐसे ही चल रहा है। हम जब एक बात बता दें आपको, जो सवाल आप करते हैं तो मैं भी कहता हूँ, हमारे देश की आज़ादी का तिरंगा, उसका विरोध करने वाला हेगड़ेवार इनका नायक है। हमारे देश में तिरंगाधारी जब चल रहे थे यात्रा लेकर, मैसूर के राजा ने 40 तिरंगाधारी की हत्या की, उनके पक्ष में, हत्यारे के पक्ष में प्रस्ताव पत्र लिखने वाला कायर सावरकर देश का गद्दार इनका नायक है। हमारे देश की आज़ादी के बाद पहला जो आतंकी है गोडसे, वो इनका क्या कहते हैं, नायक है। और जो देश पर जवानों की हत्या और जो घुसपैठ करा करके बैठा हो, वो कहना घुसाया न घुसाया, ये देश में इन गद्दारों का। आपका कहना है कि 1994 के नहीं, वो देखिए, सुनो, ये देखिए, जी अहम सवाल है ये। 1994 में आपने कहा पोको वापस लेने का पारित किया गया था, तो 15 साल तत्कालीन सरकार क्यों सोती रही? आज क्यों ये दिन आया मोदी को वापस कदम उठाया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मोदी ने कदम उठाया, मुझे मालूम नहीं है। मैंने ये बात कही कि 1994 में यह प्रस्ताव संसद में पारित हुआ। हमारे देश, एक मिनट आ रहा हूं, गुजरात में चुनाव हो रहे थे और चुनाव प्रचार के बीच में हमारे देश का मेजर जनरल चुनाव को प्रभावित करने के लिए पीओके को वापस लेने का जो ऐलान करता है, वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। राजीव कुमार ने कहा, एक गुजरात में 2 बार चुनाव करा रहा है, 2 चरण में, और कहता है एक देश एक चुनाव के लिए तैयार हूं, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का उसको बचाने का षड्यंत्र है, मोदी को आर्थिक जो सुनामी तबाही उसने की है। तो जो आप कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। हम कह रहे हैं सेना के अधिकारियों को बोलना नहीं था, करना था। पर इन सेना के अधिकारियों ने जिन्होंने जो कदम उठाए पोको लेने, गलत है क्या ये? मैंने कब कहा? हम कह रहे हैं ये तो प्रस्ताव संसद के पास। नो, हमने कहा कि चुनाव के बीच में ये ऐलान करना, तो किसने रोका? अरे उपेंद्र द्विवेदी को किसने रोका हुआ है? जाएं,
1962 कांग्रेस की बड़ी 1962 तारीफ कर में रहे भारत हैं। के हजारों जो हेक्टेयर जमीन जो है चाइना ने कब्जा कर लिया, उस वक्त सरकार क्या कर रही थी कांग्रेस? देखिए, आप कल सुनिए, मैंने पहले कहा, दोबारा प्रमाणिक है, हमारे देश के सिर्फ 12,000 सैनिक थे, उनके 80,000 सैनिक थे। एक इंच भी कब्जा नहीं कर पा रही है कौन अभी अभी अमित शाह, देखिए झूठ बनाने, बोलने, फैलाने वाली मशीन क्या बोलते हैं। जब हमारे देश के जवानों की लाश आई और चिता जल रही थी और प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घुसा है ना घुसाया है, तो क्या सैनिकों ने आपस में मारा? क्या किसी को आपस में? क्या हमारे देश की सेना आपस में लड़ी? क्या? आपके सवाल का जवाब है। झूठ कह रहे हैं, झूठे हैं। तो प्रधानमंत्री सच बोला क्या? क्या कोई नहीं घुसा गलवान घाटी में? हमारे 20 जवान ऐसे मर गए, हमारे 76 जवानों के खाल ऐसे निकल गए देश से। क्या झूठ बोला कि नहीं बोला? आपसे कह रहा हूं मैं, क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि नहीं? आप मुझे बताइए। और मैं फिर हैरान हूं कि जो अधिकारी पीओके के लिए बोल सकते हैं, वो गलवान हमले पर, गलवान की घुसपैठ पर क्यों मौन है? ये बड़ा सवाल है। मतलब आपको लग रहा है सब मिले हुए हैं? तो दिख नहीं रहा। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल 101%। मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार उपेंद्र द्विवेदी मेजर जनरल ने कहा पीओके को लेकर के, मैं अपील करता हूं मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि चीनी सैनिकों ने घुस करके गलवान घाटी में हमारे 20 निहत्थों की हत्या की, जवानों की 76 को मार मार के अधमरा किया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बने। और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो डूब मरो शर्म के मारे, तुम भी तो सच बोलने का साहस करो। ये मैं बोल रहा हूं। आप कांग्रेस को इतना अच्छा बता रहे हैं, रवि किशन कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से मेरे 4 बच्चे पैदा। अरे भाई देखिए, सुनिए, अब देखिए, वो महिला है, महिला पर देखिए, मैं रवि किशन ने अपनी पत्नी के चीर हरण का, चरित्र हरण का जो आरोप लगाया कांग्रेसियों पर, देखिए मैं फिर अगर कहूंगा तो इनका आइकॉन है, आज सुनो, पेशेवर बलात्कारी आसाराम, वो इनका बापू है नरेंद्र मोदी का। अरे बापू है हमारे देश में बलात्कार हत्याओं के मामले पैरोल पर बाहर आया हुआ, जो अभी आया था 40 दिन के लिए, उससे आशीर्वाद लेने वाले, उसको पिता बताने वाले, और जो संत है चिन्मयानंद, नग्न हो करके अब उसकी वीडियो वायरल हो रही है। इनके देखिए, आप समझिए, इनके यहाँ महिला का ना कोई स्थान न सम्मान है। जब से आरएसएस का गठन हुआ तब से लेकर एक भी महिला आरएसएस की मुखिया नहीं बनी है। इनके यहाँ महिलाओं का न मान और सम्मान है। हम आपको, मैं क्या कहूँ, बहुत ओछी बात है। आप ये सुनिए, एक मिनट, आपको बता दूं, कई मर्तबा आपने देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर अपनी बेटी और भांजी से मिले हैं तो किस प्रकार इनका जो क्या कहते हैं वो जहाँ संघ की दीक्षा, नागपुर की दीक्षा और क्या कहते हैं वर्षा यूनिवर्सिटी की शिक्षा मिली हुई है, किस प्रकार बदनाम करते हैं रिश्तों को, आप कल्पना नहीं कर सकते।